तो आज जो हमारा टॉपिक है इसका ये होगा नाभिकीय बल, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है बेटा, इसमें से नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात होगी हमारी कि नाभिकीय के जो बल है वो क्या होते हैं। जो हमारे नाभिकीय बल है वो क्या होते हैं। ठीक है, नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस। देखो, न्यूक्लियस के अंदर एक कोई न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ओके, तो नाभिकीय बल क्या है, इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना। तो इनके बीच ऐसी क्या चीज लगी हुई है कि जो इसके स्थायित्व को बना के रखी हुई है। ठीक है भाई, देखो P आपका प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको क्यों नहीं लेता, है ना। तो उसका कारण यह है कि नाभिकीय जो आपका होता है कि नाभिकीय बल लगता है। तो उसको जब लिखने की बात आती है तो कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो लिखते हैं कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, नाभिकीय बल कहलाता है। एक बात याद रखना है ना। दूसरा पॉइंट याद रखना है इसमें, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि नाभिकीय बल एक सीमित दूरी यानी कि फिक्स दूरी होती है ना, सीमित दूरी तक ही आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, उसके पश्चात यह प्रतिकर्षण प्रकृति बना लेता है। ठीक है, प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है, ये लिख लो, प्रकृति का हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई इतनी। ठीक है, तो यानी कि नाभिक के ऊपर जो न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ओके, इनके बीच में ही आपस में बल लगते रहते हैं। और ये बल क्या होते हैं, आपके आकर्षण बल के लिए होते हैं, लेकिन ये कुछ सीमित एक डिस्टेंस होती है इनकी, है ना, कुछ सीमित परिभाषा होती है, उस तक ही आकर्षित लगता है। उसके पश्चात अगर वो सीमा टूट जाए तो फिर वो बल प्रतिकर्षण आकृति का हो जाता है। क्लियर इतनी बात। और कुछ डाउट तो नहीं इसमें हो तो बता। अभी केंद्र बल तो लग रहा है, चलो ठीक है। हाँ, अभी केंद्र बल तो इलेक्ट्रॉन के इस पर लगता है ना, नाभिकीय बल अलग होता है। ठीक है, अब देख कैसे कैसे होता है ये भी देखना है हमें, है ना। तो इसमें क्या है भाई, ये जो बल हैं आपके ये क्या करते हैं भाई, आपके न्यूक्लियन क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है ना। तो ये बल जो है, ये लिख सकते हो कि ये बल न्यूट्रॉन व प्रोटॉन को आपस में बांध कर रखते हैं, आपस में बांध कर रखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद आती है इनकी जो है कहानी कि गुण क्या क्या है इनके, प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो गुण से क्वेश्चन पूछ जाता है, ध्यान रखना गुण क्या क्या है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज की हम बात करें अगर, तो सबसे पहला तो ये है कि ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पहला जो है इसका कि अत्यंत प्रबल होते हैं, अत्यंत प्रबल यानी कि स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि ये जो बल होते हैं ये अल्प दूरी का बल होता है, अल्प दूरी का बल होता है। ठीक है, अल्प दूरी से मतलब क्या है, अल्प दूरी से मतलब क्या है कि जो ये प्रभावी, जो इसकी जो डिस्टेंस होगी, जो प्रभावी यानी प्रभाव का होगा, प्रभावी दूरी जो होगी ना, वो मुश्किल से मुश्किल 1 फर्मी के बराबर होती है। 1 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर।
ठीक है, अगर इससे ज़्यादा दूर हो जाएगा, इससे अधिक दूरी पर, इससे अधिक दूरी पर ये बल नगण्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नगण्य हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट की अगर बात करें इसमें, तो कह सकते हैं क्या है, क्या कहेंगे बताओ? आवेश से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे कि भाई आपका जो है न्यूक्लियन जो है आपके अंदर, भाई ये जो बल है, यह बल जो है आपका प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग सकता है। इन सब पे देख कैसा चार्ज रहेगा। इसके पास चार्ज पॉजिटिव रहेगा, इसके पास चार्ज लेस रहेगा। ठीक है, और इसके पास भी कैसा रहेगा? रिजल्टेंट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियो न्यूक्लियो जो न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज तो होता ही नहीं है ना। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ ही है कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, आवेश पर निर्भर नहीं करते। ठीक है भाई, आई बात समझ में? नेक्स्ट की बात करूं अगर मैं इसकी, जो हमने लास्ट में एक पॉइंट लिखवाया था, ठीक है, वो क्या लिखवाया था कि आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति है ना, आकर्षण व प्रतिकर्षण प्रकृति कैसे कैसे होती है वो देखना है। प्रतिकर्षण प्रकृति, इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही कम दूरी, बहुत ही कम दूरी का मतलब, बहुत ही कम दूरी का मतलब हो गया लगभग लगभग 0.5 से 0.5 क्या, फर्मी से भी कम, इससे भी कम। ठीक है, तो इस पे तो करते हैं ये आकर्षण, क्या करते हैं? आकर्षण। लेकिन जैसे ही 0.5 से अधिक पहुंच जाएंगे, एक मिनट, यहाँ यहाँ पे लिख के यहाँ पे करेंगे प्रतिकर्षण, क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। ठीक है, लेकिन जब से 1 फर्मी से और 2 फर्मी के बीच रहेंगे तो यहाँ पे करेंगे आकर्षण। ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, ओके। जिस कारण नाभिक का पतन नहीं होता, तो ये कारण होता है बच्चे। ठीक है, नाभिक का पतन नहीं होता, नाभिक का पतन नहीं होता। तो नाभिक को खत्म होने का कारण, जो खत्म नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो इस कारण होता है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? ओके, तो अब इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं पॉइंट में, जैसे कि आप लिख सकते हो कि ओके, तो नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है, चक्रण पर निर्भर, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी जो आपको याद रखनी है। कितनी बताई? 5 प्रॉपर्टी बताई है इसकी। 5 में से अगर आती है लिखने तो थोड़ा सा लिख के आना जरूर। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या क्या है? कि बहुत ही प्रबल होते हैं, बहुत छोटी दूरी पे होते हैं, आवेश से स्वतंत्र होते हैं, एंड सेकंड थिंग क्या है आपकी इसमें, कि चक्रण पर निर्भर करते हैं। ठीक है भाई, अब इसके आगे की बात तो करती है नाभिकीय बल हुआ। अब नाभिक के अंदर कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं। उनमें सबसे पहले जो क्रिया है वो क्रिया है नाभिकीय विखंडन की। किसकी? नाभिकीय विखंडन की, ये प्रक्रिया है। तो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगा? विखंडन का मतलब क्या होता है? विखंडन का मतलब क्या होता है बताओ? टूटना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन, फिजन बोलते हैं। ठीक है, फिजन का मतलब होता है टूटना। अब टूटने का मतलब क्या है?
ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन में क्या प्रक्रिया, क्या लिखेंगे इसके अंदर, लिखेंगे कि जब एक भारी नाभिक, एक भारी नाभिक जैसे आपका होता है यूरेनियम, है ना, जैसे यूरेनियम U-235 टूट कर दो या दो से अधिक, दो से अधिक हल्के नाभिकों में बदल जाता है, हल्के नाभिकों में बदल जाता है या टूट जाता है, तो क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें आप जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है। कि यूरेनियम 235 पे, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, एटॉमिक वेट 235 होता है, इस पे किसी न्यूट्रॉन का अटैक कराया जाता है। तो न्यूट्रॉन का अटैक कराने के बाद में आपका बनता है एक बेरियम 56 एंड 141 का, और एक बनता है क्रिप्टन 36 92 का, और साथ में 3 न्यूट्रॉन अलग से निकल जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और 3 न्यूट्रॉन अलग से निकल गए, प्लस में क्या निकल गई आपकी, ऊर्जा निकल गई। क्या निकल गई, ऊर्जा निकल गई। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये जो आपका है, ये जो आपकी है, यह प्रक्रिया कहाँ यूज होती है, यह प्रक्रिया परमाणु बम बनाने में यूज होती है। ठीक है, एटॉमिक बम बनाने में उपयोग होती है। आई बात समझ में? इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है भाई। ठीक है। तो ये जो है, जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं ये वाले, ये 3 न्यूट्रॉन फिर से अटैक करेंगे किस पे, यूरेनियम पे, तो इसकी एक श्रृंखला बन जाती है। क्या बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई लगातार न्यूट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं, प्रक्रिया बहुत टाइम तक चलती रहती है ना, इसी को बोलते हैं क्या, श्रृंखला अभिक्रिया भी बोला जाता है। अगर श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में लिखने के लिए आ जाए, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं नाभिकीय रिएक्टर से। किससे, नाभिकीय रिएक्टर से। अब इसमें अगर कुछ और चीज पूछने लगे कि भाई इनमें खास चीज क्या रखनी है, तो इसमें ध्यान रखना कि पहला पॉइंट तो भारी नाभिक टूटता है। क्या होता है, भारी नाभिक टूटता है। ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो कि न्यूट्रॉन ये प्रक्रिया शुरू करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन के द्वारा प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरा, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया बनती है। कैसी बनती है, श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि चैन रिएक्शन बोलते हैं इसको, है ना। और नियंत्रित कौन करता है इसको, नियंत्रित करने के लिए जो हमारा उपयोग आएगा, नियंत्रित करने के लिए आएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर। क्या आएगा, नाभिकीय रिएक्टर आएगा, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। और अनियंत्रित रूप, जब यह इसका जो है अनियंत्रित हो जाता है यह, तो तब ले लेता है, तब होता है परमाणु बम। क्या होता है, परमाणु बम। भाई नियंत्रित मतलब नाभिकीय रिएक्टर से मतलब क्या है, नाभिकीय रिएक्टर से मतलब ये है कि जहां पे आप बिजली बनाते हो, यूरेनियम आप लेते हो, अगर यूरेनियम की एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो फैलेगा, फैलेगा तो एक बम का रूप लेगा। अब उसको कंट्रोल कर लिया गया है, तो उसको रिएक्टर के तहत कंट्रोल किया गया है। ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ, परमाणु बम बनाने में और नाभिकीय रिएक्टर बनाने में, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में। आई बात समझ में? तो इसी के तहत हम अब पढ़ेंगे नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका होगा वो होगा नाभिकीय रिएक्टर। ये देखो क्या होता है। ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पहला तो यह है, किस सिद्धांत पे काम करता है बताओ, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये बताया ना। एक बात तो ये ध्यान रखनी है,
ओके। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर बना ले अगर हम, तो स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है बच्चे, वो देखना क्या होता है। ठीक है, तो बना देता हूँ मैं। जैसे मान के चलो इस टाइप से बना लेना स्ट्रक्चर, थोड़ा याद रहेगा आपको कैसे बनाना है। ठीक है, कुछ क्रोड बना ली हमने, ये कुछ बनाया, एक और बना दे थोड़ा सा, दो, ठीक है। अब इसमें क्या करा हमने, इसमें जो है इसको तो बोल दिया करोड़, क्या बोल दिया, करोड़ बोल दिया। और इसमें दो छड़ लगा दी, ये दो छड़ जो हैं इनको बोलेंगे हम नियंत्रक छड़े, जो नियंत्रण करेंगी, नियंत्रण छड़े बोलेंगे। और ये ऊपर लगा हुआ है इसको बोलेंगे परावर्तक, ये परावर्तित करेगा चीजों को। ठीक है। यहाँ पे एक जो हमें यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है कुछ चीज, इसको बोलेंगे उष्मा परिवर्तक, क्या बोलेंगे, उष्मा परिवर्तक। ठीक है। और इसके अंदर ही हम चीजों को बांटते हैं, इसको जैसे हमने ये आपने लगाया, इसको बांट दिया, और इसको बोला गया टरबाइन का भाप। यहाँ तो होगा टरबाइन की जो भाप बनेगी वो, और ये भाप जो है बहुत गर्म हो जाती है, और इसको बोलेंगे संपीड़न। ये जो भाप है, भाप से क्या हुआ, संपीड़न किया, उससे क्या बना, जल बन गया। उष्मा परिवर्तक का मतलब क्या है कि ये भाप जनरेटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भाप जनरेटर। और इस पूरे प्रक्रिया को करते हैं शीतलक के अंदर, क्या करते हैं, शीतलक के अंदर। शीतलक मतलब कूलेंट होता है, तो ये प्रक्रिया अभी शीतलक के अंदर हो रही है। इतनी बात ध्यान रखनी है। ओके, तो इसमें कुछ अवयव हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे कि भाई इसके अंदर कौन सा ईंधन यूज हुआ, कौन सा मंदक यूज हुआ, नियंत्रित छड़ें क्या काम करती हैं, शीतलक द्रव क्या काम करता है, और रक्षा कौन करता है। ठीक है, तो इसमें चीजें लिखनी है। जैसे हम बताएं इसके अंदर कि इसके अंदर आपके अंदर यूज हुआ है, इसके अंदर ईंधन कौन सा लिया है। ईंधन का मतलब क्या है, जो आपका विखंडनीय पदार्थ होगा, यानी कि जो विघटित होगा वो पदार्थ कौन सा है। दूसरा मंदक, यानी कूलेंट जिसको बोलते हैं। तीसरा नियंत्रित छड़ें, नियंत्रक छड़ें क्या काम करती हैं, है ना। एंड फोर्थ है आपका शीतलक द्रव कैसे काम करता है। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। ठीक है। और एक जो उसमें आपका, तो सबसे पहले ईंधन की बात करें अगर, तो ईंधन के रूप में हम इसमें क्या होता है, यूरेनियम 235 होता है, वो ले जाता है, क्या लेते हैं, U-235 या Pu-234 लेते हैं, ये ईंधन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तो इसमें ईंधन ले लिया। तो ईंधन क्या करेगा, जो मंदक है, मंदक से क्या करेगा, मंदक इनके बीच रिएक्शन होगी तो न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्या होगा, न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं हम पूरा अगर लिखना चाहें कि ये जो U-235 है, Pu-234 है, तो इन्हें क्या करते हैं, इनको छड़ों के मध्य रखते हैं, छड़ों के बीच रखा जाता है। ठीक है, छड़ों के बीच रखा जाता है, क्यों, ताकि जो विखंडन से न्यूट्रॉन प्राप्त होगा, विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन दूसरी छड़ तक पहुंच सके। ठीक है, दूसरी छड़ तक पहुंच सके, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भैया। अब मंदक क्या काम करेगा भाई, अब ये जो न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ है हमारा, इसका कुछ तो कार्य होगा या नहीं होगा। तो अब क्या होगा, जो मध्यंक होगा इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसकी सहायता से जो ये न्यूट्रॉन निकले हैं, यानी तीव्र होते हैं, यानी तीव्रगामी न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, कंट्रोल, या इसका न्यूट्रॉन का वेग कंट्रोल धीमा कर लेते हैं, धीमा कर लेते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है, आई बात समझ में। जो नियंत्रक छड़ें हैं, जो नियंत्रक छड़ें हैं वो क्या करती हैं, है ना। तो जो ये प्रक्रिया है, विखंडन की जो क्रिया है, विखंडन की जो क्रिया है, इसको नियंत्रण करती है ये, क्या करती है, नियंत्रण करती है। और ये किसकी बनी होती है, इसके लिए कैडमियम का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, कैडमियम का उपयोग करते हैं।
शीतलक द्रव का क्या काम है भाई? देखो ये प्रक्रिया हो रही है तो जो भट्टी आपकी होगी, जो परमाणु भट्टी होगी आपकी, वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाएगी, यानी बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगी, अधिक से अधिक। तो ऊष्मा उत्पन्न करेगी तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम शीतलक का उपयोग करते हैं, शीतलक द्रव का उपयोग करते हैं। आई बात समझ में? अब शीतलक द्रव जो है ये द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ये उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं जल, CO2, नाइट्रोजन, ETC का उपयोग कर लेते हैं। आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आती है भाई? ठीक है। अब इसकी एक आती है कार्यविधि की, कार्यविधि क्या होगी इसकी? तो कार्यविधि लिख लेते हैं भाई इसकी, है ना। तो कार्यविधि में क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि जब परमाणु भट्टी में श्रृंखला अभिक्रिया शुरू करने के लिए छड़ों को बाहर की ओर खींचा लिया जाता है, बाहर की ओर खींच लिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, इसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात जो न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन क्या करेगा? विखंडन प्रारंभ कर देगा, विखंडन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जब विखंडन हो गया तो विखंडन के पश्चात क्या होगा? विखंडन के बाद तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, उत्पन्न हो जाते हैं। इनको कंट्रोल यानी कि इनको मंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करेंगे? मंदन का उपयोग करते हैं, है ना, उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है? इनकी गति मंद हो जाती है। आई बात समझ में? मंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मंद जो ये वाले मंद हमारे हो गए हैं, तो ये आगे लिखेंगे तो ये मंद न्यूट्रॉन दोबारा से विखंडन प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? कर देते हैं। ठीक है, तो यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, कब तक चलती है? यह तब तक चलती है जब तक विखंडनीय पदार्थ खत्म नहीं हो जाता, पदार्थ खत्म नहीं हो जाता। ओके, क्लियर है? अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद होगा इस क्रिया के बाद क्या होता है? इससे प्राप्त ऊष्मा से उच्च दाब पर भाप उत्पन्न कर ली जाती है, भाप उत्पन्न कर ली जाती है। ठीक है, जिसे जिससे टरबाइन चलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इतनी सी बात है बस। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है भैया, कर लेंगे।
तो इसका जो उपयोग है, उपयोग कहाँ करेंगे? उपयोग लिख लो। तो इसका उपयोग करेंगे हम कहाँ पे? शोध कार्यों में। शोध कार्यों में, ठीक है, न्यूट्रॉन पुंज प्राप्त करने के लिए। पहला पॉइंट, पुंज प्राप्त करने के लिए, ठीक है भैया। दूसरा, रेडियो समस्थानिक उत्पन्न करने में। समस्थानिक उत्पन्न करने में और ऊर्जा प्राप्त करने में कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें एक टॉपिक रह गया हमारा। तो वो टॉपिक जो हमारा आज का है वो है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन भी सिंपल सा है, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं वो लिख लो। एक दो नंबर क्वेश्चन आता है ये बढ़िया वाला, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे कि जब दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, देखो ऐसे, जैसे कि दो हल्के नाभिक 1H2 प्लस 1H2 लिया, बहुत हल्का है, हाइड्रोजन गैस ली। इससे क्या बना? 1H3 बना, प्लस में 1H1 बन गया, और इससे कुछ एनर्जी बाहर हो गई। ये एनर्जी मान लो लगभग लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की निकली। फिर क्या हुआ? ये 1H3 और 1H2 को मिलाया, तो क्या बन गया? 2 हीलियम 4, यानी कि अल्फा पार्टिकल बन गया। एक न्यूट्रॉन निकाल दिया, यहाँ से भी एनर्जी बाहर निकली, और ये एनर्जी कम से कम होगी 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख पा रहे हो कि इसकी जो एनर्जी कितनी बन रही है ना। और इस रिएक्शन का जो उपयोग होता है, वो उपयोग होता है आपका हाइड्रोजन बम बनाने में, हाइड्रोजन बम बनाने में, ठीक है। सूर्य के अंदर यही अभिक्रिया होती है, ये भी लिख लेना, सूर्य के अंदर यही प्रक्रिया होती है। दैट्स इट। आई बात समझ में? तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी कल करेंगे लास्ट टॉपिक इसका, रेडियो एक्टिव।